नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज हिंदी का एक पहला चैप्टर ध्वनि और वर्ड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। साथियों, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस है, यूपी टेट है, यूपी पैट है, अन्य इसके अलावा अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? विकल्प दिए हैं शब्द, वाक्यांश, वाक्य और वर्ड। साथियों, भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है उसे वर्ड या ध्वनि कहते हैं। वर्ड या ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, वर्ड। अगला प्रश्न है, भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? साथियों, प्रत्येक भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें किन्हीं विशेष चिन्हों द्वारा लिखा जाता है और जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? विकल्प दिए हैं देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी और रोमन। तो साथियों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यदि अन्य विकल्पों के बारे में बात करें तो गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है, ये पंजाबी भाषा की लिपि है। फारसी जो लिपि है वो उर्दू भाषा की लिपि है और रोमन है ये अंग्रेजी भाषा की लिपि है। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा की अपनी लिपियां हैं, अपनी अपनी लिपियां हैं। तो देवनागरी हिंदी के लिए, गुरुमुखी पंजाबी के लिए, फारसी उर्दू के लिए और रोमन अंग्रेजी के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? साथियों, विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प रहेगा 14 सितंबर 1949। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, बताते चलें, संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था और तभी से प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। तो साथियों, वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उससे जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? साथियों, हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वरों में, अयोगवा में और व्यंजनों में। तो साथियों, व्यंजनों की कुल संख्या जो मानी गई है वो 33 है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन नहीं है? साथियों, बताते चलें, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और वा। ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्या है कुल 4। तो इनके अलावा अगर कोई यहाँ दिया गया है विकल्प में तो वही अंतस्थ व्यंजन है। तो रा भी दिया है और ये वा भी दिया है, ला भी दिया है। तो हा ये जो होता है ये अंतस्थ नहीं होता है, ये ऊष्म व्यंजन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये रहेगा विकल्प बी, हा, क्योंकि पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प दिए 46, 49, 52 और 54। तो साथियों, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या है वो है 52, 52। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? साथियों, स्पष्ट व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और जो वर्णमाला है हिंदी की उसमें 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग हैं, वर्गीय व्यंजन है का, चा, टा, ता, पा। तो इन 5 वर्गीय व्यंजनों को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इसमें जो कुल संख्या बनती है वो होती है 25। अर्थात क से लेकर मा तक की संख्या 25 है और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन छ निम्न में से किसके योग से बना है? विकल्प आपके सामने है। तो साथियों, बताते चलें कि हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। एक ये छ हो गया, एक ये त्र हो गया, एक ये ज्ञ हो गया और एक और श्र ये हो गया। तो ये 6 का जो निर्माण होता है ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये क प्लस और ये श इससे मिलकर बनता है। तो ये विकल्प सही रहेगा। तो ये वाला जो विकल्प बनता है आपका वो है विकल्प सी।
सी वाला विकल्प सही है। इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं? साथियों, स्वतंत्र ध्वनियाँ वे कहलाती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो हिंदी में स्वर वर्ड हैं वो जो है उनका उच्चारण लगातार हो सकता है, बिना रुके हो सकता है। तो यही स्वतंत्र ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, शब्दकोश क्रम के अनुसार हिंदी वर्णमाला में क के बाद कौन सा वर्ड आता है? साथियों, शब्दकोश क्रम अर्थात डिक्शनरी ऑर्डर के आधार पर अगर देखा जाए तो क वर्ड के बाद 6 वर्ड आता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? साथियों, संयुक्त व्यंजन में अभी बताया था मैंने आपको 4 हैं हिंदी में। 4 कौन कौन से हैं? छ, त्र और ज्ञ, और ये अंत में एक श्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इनके अलावा अगर कोई यहाँ विकल्पों में दिया गया है तो वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो विकल्प बी ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसे संयुक्त व्यंजन नहीं कहा जाता है, ये होता है संयुक्ताक्षर। ये जिसको हम विद्या लिखने में यूज करते हैं, विद्या में यूज करते हैं। तो ये जो विद्या में लिखते हैं तो ये संयुक्ताक्षर होता है, न कि संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, अनुस्वार का प्रयोग निम्न में से किस वर्ण के स्थान पर किया जा सकता है? साथियों, बताते चले, अनुस्वार जो होता है उसका जो है प्रयोग हम पंचमाक्षर के लिए कर सकते हैं। तो सभी पंचमाक्षर जो होते हैं, वर्गीय जो आपके स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, उनका जो 5वां अक्षर होता है उनके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें पंचमाक्षर जो विकल्प डी में म दिया गया है, तो म के स्थान पर भी हम अनुस्वार का प्रयोग ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण प्रकंपी व्यंजन है? विकल्प दिए हैं क, ट, ड और र। तो साथियों, विकल्प डी र को प्रकंपी या लुंठित या प्रकंपी व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव होता है? साथियों, स्वरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं, उन्हीं की वजह से व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है और उन्हें कहते हैं मात्रा कहते हैं। स्वरों के प्रतिनिधि रूप मात्रा, जैसे ना ये ई तो एक स्वर हो गया, इसका प्रतिनिधि रूप होता है तो जैसे का पे लगाना है तो का उच्चारण हो जाएगा की। तो ये मात्रा जो लगा रहे हैं ये ही स्वरों का प्रतिनिधि रूप है। यहाँ ई वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये स्वरों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। तो इसे हम मात्रा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में से निम्न में से किस भाषा की नहीं है? देवनागरी लिपि जो है निम्न में से किस भाषा की लिपि नहीं है? तो साथियों, बताते चले, संस्कृत भाषा जो है इसकी लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है, गुजराती की लिपि देवनागरी है और बांग्ला भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मूल स्वर नहीं है? साथियों, बताते चलते हैं आपको कि मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ और ऋ। ये 4 मूल स्वर होते हैं आपके। ये 4 मूल स्वर हैं। इनके अलावा जो और मूल स्वर हैं वो जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके अलावा स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। तो 4 आपके मूल होते हैं, इनको ह्रस्व भी कहते हैं, और 7 आपके दीर्घ होते हैं। तो टोटल स्वर होते हैं आपके 11। तो 11 स्वर होते हैं। तो इनमें से देखा जाए तो ये विकल्प ए, सी और डी, ये तीनों ही मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, जबकि विकल्प बी में जो दिया गया है ये दीर्घ स्वर में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संधि स्वर नहीं है? साथियों, एक बार फिर बताते चलते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 आपके संधि स्वर हैं। अब इसमें से विकल्प में छांटें तो विकल्प ए में मिलता है हमें जो संधि स्वर नहीं है। ये 4 संधि स्वर होते हैं। इनको संधि स्वर इसलिए कहते हैं, इनका निर्माण ही संधियों से हुआ है। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? विकल्प दिए हैं रा, वा, या और आ। तो साथियों, वा, विकल्प बी, इसका उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग, साथियों, वर्गीय व्यंजनों में, स्पर्श व्यंजनों में ये अंतिम वर्ग है प। 5 वर्ग पढ़े जाते हैं, क, च, ट, त और प। तो प वर्ग,
प वर्ग का जो उच्चार स्थान होता है इसका होता है कंठ, इसका तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत और इसका ओष्ठ। तो साथियों प वर्ग का उच्चार स्थान होगा ओष्ठ। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? साथियों वर्गीय व्यंजनों में अगर क्लियर करते हैं तो सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। तो अगर किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमें मिल जाता है तो वो अल्प प्राण होगा। तो ये करते हैं ढ। ढ जो होता है वो ट, ठ, ड, ढ चौथा है, तो ये अल्प प्राण नहीं है। ये फा को चेक करते हैं, प और फा ये दूसरा हो गया, ये भी अल्प प्राण नहीं है। ख चेक करते हैं तो क, ख ये भी दूसरा है, ये भी अल्प प्राण नहीं है। तो ज चेक करते हैं, च, छ, ज ये वर्ग का तीसरा लेटर है, तीसरा वर्ड है, तो यही अल्प प्राण है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भाषा के 3 अंग होते हैं, निम्न में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? साथियों भाषा के जो 3 अंग होते हैं वो होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। ये भाषा के 3 अंग माने गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण भी सब अंग है और शब्द भी है भाषा का अंग और वाक्य भी है भाषा का अंग। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। उपर्युक्त तो सभी ये सभी भाषा के अंग होते हैं। साथियों यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? साथियों पहले भी बताया है, हिंदी में संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और ये स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? साथियों हिंदी में जो स्वर हैं उनकी कुल संख्या है 11। 11 स्वर हैं, जिनमें से 4 आपके मूल या ह्रस्व स्वर हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर हैं। इस प्रकार से विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्क्षिप्त व्यंजन है? साथियों उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं, एक ये आपका ड वाला और एक ये ढा वाला, इनके नीचे ये बिंदु लगा रहता है, तो ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? विकल्प दिया है ए, ई, ओ, उ। तो देखिए ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये वाला दीर्घ नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये मूल या ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पार्श्विक व्यंजन है? विकल्प दिए हैं व, या, र, ल। तो साथियों विकल्प डी में ल दिया है, ल पार्श्विक व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 4 भागों में और व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपसे स्वरों के बारे में पूछा जा रहा है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, 4 भाग। साथियों अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नासिक वर्ण नहीं है? साथियों नासिक वर्ण जो होते हैं वो सभी पंचमाक्षर, सभी वर्गों के पंचमाक्षर होते हैं, वो नासिक वर्ण होते हैं। इसके अलावा अनुस्वार जो होता है ये भी नासिक वर्ण होता है। सभी पंचमाक्षर और अनुस्वार मिलकर ये नासिक वर्ण कहलाते हैं। तो साथियों इस प्रश्न में सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, ये नासिक वर्ण नहीं है। धन्यवाद।